हेलो दोस्तों, मैं समीर राज आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव क्लासेस फॉर लाइब्रेरी साइंस में। दोस्तों, मैंने यूजीसी नेट और जेआरएफ कई बार निकाल चुका हूं और मैं चाहता हूं कि आप सभी भी जल्द से जल्द जेआरएफ कंप्लीट करें ताकि आप पीएचडी में एनरोल हो सके या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि बिहार लाइब्रेरियन में अभी वैकेंसी कुछ आने वाली है। केवीएस एनडीएस और ईएमआरएस की इस साल वैकेंसी आएंगी। डीएसएसबी की कुछ पोस्टों पे वैकेंसी आ चुकी है और वो अभी कुछ वैकेंसी आने वाली है। और अभी 16 जनवरी को यूजीसी नेट और जेआरएफ की जो लाइब्रेरी साइंस से संबंधित एग्जाम है, लाइब्रेरी साइंस विषय का एग्जाम 16 जनवरी को होने वाली है। उसके लिए भी यह क्लास से महत्वपूर्ण साबित होगी। राजस्थान लाइब्रेरियन में ग्रेड 2 थर्ड और असिस्टेंट लाइब्रेरियन जैसे कि आरपीएससी के द्वारा भी जो लिया जाता है उसके लिए भी जो परीक्षा ली जाती है उसके लिए यह क्लास जरूरी है। और जितने भी राज्य अथवा केंद्रीय सरकार के शैक्षणिक संस्थान हैं या वैसे संस्थान जहाँ लाइब्रेरियन की नियुक्ति की जाती है उसके लिए यह क्लास महत्वपूर्ण होती है। और आप सभी के लिए यह क्लास बेनिफिशियल होगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, एक क्यूआर कोड दिया गया है जिसके माध्यम से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं या अथवा डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से भी आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। वहाँ जो नई वैकेंसीज होती है उसकी जानकारी आपको पीडीएफ के रूप में दी जाती है अथवा क्लास की जो पीडीएफ होती है वो भी आपको वहाँ उपलब्ध कराई जाती है। लाइब्रेरी साइंस से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण न्यूज होती है वहाँ आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से देने की कोशिश की जाती है। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं जिसका कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है और आप क्यूआर कोड के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम लोग यूनिट 6 तक अभी जिसमें मैंने लाइब्रेरी मैनेजमेंट से संबंधित दो सेट में लगभग 200 और 250 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए थे वो मैंने क्वेश्चन कराया है। और इसी एमसीक्यू सीरीज के अंतर्गत मैं यूनिट 7 जिसमें आज हम लोग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की बात करेंगे और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में भी एक लाइब्रेरी ऑटोमेशन भी होता है और डिजिटाइजेशन भी होता है। तो हम लोग आज की क्लास में लाइब्रेरी ऑटोमेशन से संबंधित प्रश्न करेंगे। और यह क्लास जैसा कि आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे, राजस्थान लाइब्रेरियन, बिहार लाइब्रेरियन, ईएमआरएस, एनबीएस, केवीएस, डीएसएसबी, यूजीसी नेट, जेआरएफ एवं कोई भी प्रतियोगिता परीक्षाएं जो कि लाइब्रेरी साइंस से संबंधित हो उसके लिए यह क्लास महत्वपूर्ण होती है। मैं फिर से एक बार अपना आपको इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं जिसमें आप सभी को मालूम होना चाहिए कि मेरा नाम समीर राज है और मैंने बिलिस एमलिस एमए और यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षाएं लगभग 4 बार मैं कंप्लीट कर चुका हूं। ठीक है। और मैं चाहता हूं कि आप मेरे अनुभव के द्वारा आप भी इसको हासिल करें। दोस्तों, एक क्यूआर कोड दिया गया है जो कि फोन पे का, इसके माध्यम से आप हमें कुछ सपोर्ट भी कर सकते हैं। आपको आपकी इच्छा पे निर्भर करता है, आप पे का जो भी इच्छा हो आप इस क्यूआर कोड के माध्यम से अथवा यूपीआई आईडी extilo.samir.tera@ybl के द्वारा आप हमें कुछ राशि सहयोग कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। उसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूं आप सभी को। कुछ लोगों ने अभी तक मुझे कुछ सपोर्ट भी किया है और आशा करता हूं कि आप सभी भी मुझे सपोर्ट करेंगे। अब ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम लोग क्लास की तरफ बढ़ते हैं और फर्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि दी 12th रूल्स फॉर रिलेशनल डाटाबेस वेयर गिवन बाय। दी 12th रूल्स ऑफ रिलेशनल डाटाबेस यानी रिलेशनल डाटाबेस के लिए 12 नियम इसके द्वारा दिए गए थे, ये आपको बताना है। और इसके ऑप्शंस है एडगर एफ कॉर्ड, लार्वी पेज यानी यहाँ पे लैरी पेज था वो आप लोग सुधार लेंगे, और जे बिल गेट्स तथा ऑप्शन डी है लाइनस टोरवाल्ड। तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा आप सभी बताइए। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि जो क्वेश्चन मैं आप सभी को करा रहा हूँ उसमें आप साथ साथ में देखते हुए उसका खुद से भी जवाब देने का प्रयास कीजिए ताकि आपको आपकी
कितनी प्रैक्टिस हो चुकी है, कितनी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है, वह उसका पता आपको लगे। तो इस प्रश्न का जो आंसर, सही आंसर होगा वह है एडगर एफ कॉड। एडगर एफ कॉड द 12 रूल्स फॉर रिलेशनल डाटाबेस, ये जो है एडगर एफ कॉड के द्वारा दिया गया था। और एडगर एफ कॉड जो है, इनका जन्म और मृत्यु जो है वह 1923 में इनका जन्म और 2003 में इनकी मृत्यु तिथि है। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो है वह एडगर एफ कॉड हो जाएगा। आप सभी इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, यूजर फ्रेंडली इंटरफेस कैटर्स टू, यानी उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस, फिल इन द ब्लैंक्स है, को पूरा करता है। इसका प्रथम ऑप्शन है ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन। सेकंड ऑप्शन है इंडिविजुअल यूजर्स विथ कस्टमाइजेशन। थर्ड ऑप्शन है सिंप्लीफाई एग्जीक्यूशन ऑफ ऑपरेशन। और फोर्थ ऑप्शन है बेसिस फॉर कंप्यूटर कंप्यूटर इंटरफेस। तो इसमें बताना है कि उपयोगकर्ता के अनुकूल कौन सा इंटरफेस है जो के लक्ष्य को पूरा करता है। तो इसमें जो ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन है, यह इसका एक ऑप्शन हो सकता है। दूसरा ऑप्शन दिया है इंडिविजुअल यूजर्स विथ कस्टमाइजेशन। तो इसमें इंडिविजुअल यूजर्स की बात नहीं की जाती है, सभी यूजर्स की चर्चा होती है, ये ऑप्शन नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन है सिंप्लीफाई एग्जीक्यूशन ऑफ ऑपरेशन। देखिए, कोई भी कंप्यूटर से संबंधित जो उसके ऑपरेशंस होते हैं, तो वो जो सिंपल होना चाहिए, सिंपल होगा तो अधिक से अधिक यूजर्स उसको यूज कर पाएंगे। तो ये चीज सही है, उपयोगकर्ता के लिए फ्रेंडली है। और बेसिस फॉर कंप्यूटर कंप्यूटर इंटरफेस, मतलब कंप्यूटर से कंप्यूटर के बीच में इंटरफेस होना, तो यह इस ऑप्शन में फिट नहीं बैठता है। तो इस तरह से इसमें जो ऑप्शन ए और सी है वह यूजर फ्रेंडली इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए एंड सी आर करेक्ट हो जाएगा, जो कि आप ऑप्शन डी में देख सकते हैं। ऑप्शन डी में ए एंड सी आर करेक्ट दिया हुआ है। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, नेम द स्टोरेज मीडियम compatible with speed of CPU for storing instructions or data temporarily during processing। प्रसंस्करण के दौरान अस्थायी रूप से निर्देशों या डेटा को संग्रहित करने के लिए भंडारण माध्यम सीपीयू की गति के साथ संगत का नाम है। तो इसमें बताना है कि कंप्यूटर को मतलब स्पीड प्रदान करने का, यानी उसको और भी अधिक क्षमता से कार्य करे, तेजी से काम करे, उसके लिए किसका होना आवश्यक होता है। फर्स्ट ए है रैम, बी ऑप्शन है रोम, रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है, और आर ए एम रैम का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। थर्ड ऑप्शन है कैचे, और फोर्थ ऑप्शन है ईपी रोम। तो इसमें जो सही उत्तर है वह ऑप्शन सी हो जाएगा, कैचे। कैचे जो होता है उसके द्वारा जितने ज़्यादा कैची कंप्यूटर में उपलब्ध होती है, किसी किसी कंप्यूटर में 1.5 MB रहती है, किसी में 3 MB कैचे दिया हुआ रहता है। तो हर कंप्यूटर का अलग अलग ये कैचे स्टोरेज होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो है कैचे, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है लैंप, और लैंप स्टैंड फॉर, मतलब लैंप का फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको बताना है। तो लैंप का जो फॉर्मूला होता है LAMP। तो एल से हो जाता है लाइनक्स, और लाइनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ए से हो जाता है अपाची, और एम से हो जाता है आपको माई एसक्यूएल, एक प्रकार का लैंग्वेज का प्रकार होता है। पी से जो है वो होता है PHP। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है लैंप का, लाइनस अपाची माई एसक्यूएल एंड PHP। तो ये हम लोग देखेंगे कि किस ऑप्शन में दिया हुआ है।
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन सी में, जिसमें लाइनस, अपाची, माई एसक्यूएल एंड पीएचपी दिया हुआ है। इस तरह से इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। तो स्क्रीन पे अगला प्रश्न है, इजेड प्रॉक्सी इज ए प्रोडक्ट ऑफ। इजेड प्रॉक्सी का एक उत्पाद है। आपको बताना है कि इजेड प्रॉक्सी जो है वह निम्नलिखित में से किसका एक उत्पाद है, जिसका ऑप्शन है यूटलास, ए ऑप्शन दिया हुआ है। सेकेंड ऑप्शन है ओसीएलसी, थर्ड ऑप्शन है आरएलआईएन और फोर्थ ऑप्शन है डी जो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। तो आप सभी को पुनः निवेदन करूंगा कि आप अगर मेरे इस क्लास को देख रहे हैं तो जो एमसीक्यू क्वेश्चन मैं कराता हूं, तो आप खुद भी इसका प्रश्नों का जवाब देने का कोशिश कीजिए, ताकि इससे आपकी भी तैयारी का आकलन हो सके। ठीक है, तो आपको बतानी थी कि इजेड प्रोक्सी जो है वह किसका एक प्रोडक्ट है, और यह प्रश्न पिछले एनवीएस केवीएस में और ईएमआरएस के एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है। और यह जो है इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह हो जाएगा बी ऑप्शन ओसीएलसी। और ओसीएलसी के जितने भी प्रोडक्ट हैं उसको आप लोग याद कर लेंगे, क्योंकि ओसीएलसी से संबंधित जितने भी उसके प्रोडक्ट होते हैं उससे संबंधित एक अथवा दो प्रश्न परीक्षाओं में पूछी जाती है। आप सभी को बताना चाहता हूँ कि जो इजेड प्रॉक्सी होता है, इजेड प्रॉक्सी के बारे में मैं कुछ बताना चाहूंगा। इजेड प्रॉक्सी जो है वह एक प्रकार का वेब प्रॉक्सी सर्वर होता है। इस चीज को आप लोग याद करेंगे, वेब प्रॉक्सी सर्वर होता है। और इसका जो इनिशियली जो ये रिलीज हुआ था, मतलब ये जब अस्तित्व में आया था तो वह 1999 ईस्वी में आया था। और यह जो है ओसीएलसी का ही एक प्रोडक्ट है, तो ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो इजेड प्रॉक्सी क्या है, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आप बताइएगा कि यह एक प्रकार का वेब प्रॉक्सी सर्वर होता है, जो कि जो कि आईपी एड्रेस के द्वारा यह सुनिश्चित करता है कि जो यूजर्स वेबसाइट का प्रयोग कर रहे हैं, जो लाइब्रेरी में कंप्यूटर नेटवर्क होता है उसका प्रयोग कर रहे हैं, तो वह सही यूजर ही इसका प्रयोग करें, ना कि कोई मालवेयर या वायरस या कोई अनरिस्ट्रिक्टेड पर्सन जो है वह इसका प्रयोग करे। तो इजेड प्रॉक्सी का यही कार्य होता है, और यह एक प्रकार का वेब प्रॉक्सी सर्वर है। इसका उत्पादन 1999 ईस्वी में हुआ था, 1999 में, और यह ओसीएलसी के द्वारा किया गया था। तो इतना तथ्य जो है इजेड प्रॉक्सी से संबंधित आप सब याद रखेंगे। अगला प्रश्न है हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि इन द वर्ल्ड वाइड वेब नेम द एक्रोनाइम दैट डिस्क्राइब्स द इंटरनेट एड्रेस ऑफ ए फाइल। यानी वर्ल्ड वाइड वेब में उस संक्षिप्त नाम का बताइए जो किसी फाइल के इंटरनेट पते का वर्णन करता है, तो उसको क्या कहा जाता है। ये बहुत इजी प्रश्न है, आप सभी जानते हैं कि उसे यूआरएल कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल का फुल फॉर्म हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और ये किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे कि इसे टीम बर्नर्स ली टीम बर्नर्स ली के द्वारा इन्वेंट किया गया था। यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग करेंगे। अगला प्रश्न है, द टर्म वर्चुअल लाइब्रेरी वाज क्वाइंड बाय। वर्चुअल लाइब्रेरी शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था, ये आपको बताना है। इसके ऑप्शंस हैं पॉल जोकरवस्की, ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है माइकल कैसी, सी ऑप्शन है टिम बर्नर्स-ली और डी ऑप्शन है मार्क जुकरबर्ग। तो आप सभी को बताना है कि वर्चुअल लाइब्रेरी जो है शब्द वह किसके द्वारा गढ़ा गया था। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह ऑप्शन सी हो जाएगा, टीम बर्नर्स ली के द्वारा ही। और टीम बर्नर्स ली के द्वारा ही यूआरएल का भी बनाया गया था। यूआरएल का मैंने बताया कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका फुल फॉर्म होता है। और वर्चुअल लाइब्रेरी जो है, यह जो टर्म है 1991 ईस्वी में आया था, और इसको इन्वेंट करने वाले टीम बर्नर्स ली है। ठीक है, और कहाँ किया गया था इन्वेंट, तो इस चीज को भी आप लोग याद रखेंगे। इसे जेनेवा जेनेवा स्विट्जरलैंड में है जो, वहाँ पे इसको इन्वेंट किया गया था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है, हु इन्वेंटेड द वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब WWW का आविष्कार किसने किया। ए ऑप्शन है
पॉल जुकुर्वोस्की। बी ऑप्शन है माइकल कैसी, सी ऑप्शन है टिम बर्नर्स-ली और डी ऑप्शन है मार्क जुकरबर्ग। ऑप्शन सेम है। तो आप सभी बताइए इसका प्रश्न का जवाब क्या होगा। आप सभी, बहुत इजी प्रश्न है। आप सभी को पता होगा कि www डॉट का जो हम लोग लिखते हैं किसी भी वेबसाइट पे सर्च करते हैं, तो उसका इन्वेंट किसने किया था। तो इस प्रश्न का भी सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, टिम बर्नर्स-ली ने किया था। प्रश्न ये बनता है कि www का आविष्कार कब हुआ था। तो इस चीज को आप सभी याद रखेंगे। 1989 ईस्वी, 1989 में www का आविष्कार किया गया था, ठीक है। और टिम बर्नर्स-ली को ही फादर ऑफ इंटरनेट कहा जाता है। इस चीज को भी आप सभी याद रखेंगे, फादर ऑफ इंटरनेट। चलिए अगला प्रश्न है, इन OSI मॉडल विच लेयर इज इन बिटवीन फिजिकल लेयर एंड नेटवर्क लेयर ऑफ OSI मॉडल। ठीक है, एक OSI मॉडल होता है जिसमें पूछा गया है कि फिजिकल लेयर और नेटवर्क लेयर के बीच में कौन सा लेयर आता है। ऑप्शन है ए डाटा लिंक लेयर, बी है ट्रांसपोर्ट लेयर, सी ऑप्शन है प्रेजेंटेशन लेयर और डी ऑप्शन है सेशन लेयर। तो इसका मैं एक ट्रिक आप सभी को बताता हूँ, इसको याद रखेंगे, इसको सही क्रम में लिखने का। तो इसको याद रखिएगा, PDN, ठीक है, और TSPA। इसका मतलब ट्रिक है ये, एक प्रकार का मैंने खुद से बनाया है। तो PDN और TSPA इसको याद रखिएगा आप सभी। PDN से देखिए कैसे हो जाएगा, PDN और फिर TSPA। तो PDN P से आप लोग लिखेंगे फिजिकल लेयर, याद कर लीजिएगा, फिजिकल लेयर होता है। और डी से हो जाएगा डाटा लिंक लेयर, और हो सके तो आप सभी नोट्स भी बनाते चलिएगा। एन से हो जाएगा नेटवर्क लेयर, टी से हो जाता है ट्रांसपोर्ट लेयर, एस से हो जाएगा आपको सेशन लेयर, पी से हो जाएगा आपको प्रेजेंटेशन लेयर। यहाँ पे याद रखिएगा, फर्स्ट जो पी है उसका फिजिकल लेयर होता है, और बाद जो पी आएगा उसको हम लोग प्रेजेंटेशन लेयर कहेंगे, ठीक है। ए से हो जाएगा एप्लीकेशन लेयर। तो इस चीज को आप सभी याद रखिएगा। ये OSI जो मॉडल होता है, तो OSI के 7 मॉडल होते हैं, और सातों मॉडल में इस प्रकार से अरेंज किया जाता है, PDN TSPA, जिसमें P से हो जाएगा फिजिकल लेयर, D से हो जाएगा डाटा लिंक लेयर, N से हो जाता है नेटवर्क लेयर, और T से ट्रांसपोर्ट लेयर, S से सेशन लेयर, P से प्रेजेंटेशन लेयर और A से एप्लीकेशन लेयर। इस बात का यहाँ याद रखिएगा कि फर्स्ट जो P है उसको हम लोग फिजिकल लेयर करेंगे, और सेकेंड जो P है उसको हम लोग प्रेजेंटेशन लेयर से समझेंगे, ठीक है। और देखिए ये जो क्रम है ये लोअर टू हायर लेवल है, ठीक है। इसको याद कीजिएगा ऐसे, लोअर टू हायर लेवल। कभी कभी प्रश्न में पूछ दिया जाता है कि OSI मॉडल को लोअर से हायर लेवल में क्रमबद्ध कीजिए, और कभी कभी प्रश्न पूछ देगा हायर टू लोअर लेवल। तो ये मैंने जो बताया है ये लोअर टू हायर लेवल है। अगर आपसे पूछ देगा कि OSI मॉडल में जो सबसे हायर लेवल कौन सा होता है, तो वो आप सही आंसर करिएगा एप्लीकेशन लेयर, ठीक है, सबसे हायर है। और सबसे लोअर लेवल पूछ देगा आपसे, सबसे हायर तो ये हो जाएगा एप्लीकेशन लेयर, और सबसे लोअर लेयर में पूछ देगा, क्योंकि लोअर टू हायर मैंने अरेंज किया हुआ है, तो वो हो जाएगा फिजिकल लेयर, ठीक है। इसी प्रकार से इस प्रश्न में आप लोग देखिएगा, तो ऐसा पूछा गया है कि फिजिकल लेयर और नेटवर्क लेयर के बीच में कौन सा है। आपको ये चीजें नहीं भी याद होगी और ये ट्रिक याद रहेगा, PDN TSPA, तो आप आसानी से देख सकते हैं कि P से फिजिकल लेयर यहाँ है, और उसके बाद आपसे नेटवर्क लेयर पूछा गया है, तो यहाँ नेटवर्क लेयर है, और इसके बीच में क्या है, तो डी है, तो डी से क्या हो जाता है, डाटा लिंक लेयर। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। आशा करता हूँ कि जो OSI का मैंने 7 लेयर पढ़ाया अभी, वो आप सभी कभी नहीं भूलेंगे। बस इस ट्रिक को याद कर लीजिएगा, PDN TSPA, P से फिजिकल लेयर, D से डाटा लिंक लेयर और N से नेटवर्क लेयर, और TSPA में हो जाएगा ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। और यह जो अरेंजमेंट है ये भी याद रखिएगा कि लोअर टू हायर लेवल है। कभी कभी ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे हायर लेवल ऑफ OSI मॉडल कौन सा है, और सबसे लोअर लेवल ऑफ से कौन सा OSI मॉडल है, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न भी OSI से संबंधित है। उसमें पूछा गया है, आइडेंटिफाई द टॉप मोस्ट लेयर
ऑफ द ओएसआई मॉडल अमंग द फॉलोइंग। जैसा कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया था कि ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे ऊपरी परत हायर लेवल कौन सा ओएसआई का होता है। तो इसमें मैंने टीएसपीए जो बताया था, पीडीएन टीएसपीए, इस इसमें आप देख सकते हैं। तो सबसे हायर कौन सा है, सबसे ऊपरी परत कौन सा है, तो सबसे ऊपरी परत है एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, तो एप्लीकेशन लेयर इस प्रश्न का सही जवाब हो, जो कि है नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। तो सबसे ऊपरी परत क्या हो जाता है, एप्लीकेशन लेयर। और सबसे निचली परत जो पूछा जाएगा तो उसको वो हो जाता है पी डी एन पी एस पी ए, तो वो हो जाता है फिजिकल लेयर। तो जो फिजिकल लेयर होता है वो सबसे निचली परत होती है, और जो एप्लीकेशन लेयर होता है वो सबसे ऊपरी परत होता है। जो ओएसआई मॉडल होता है परत दर परत होता है और इसके 7 परत होते हैं, तो वही मैंने अभी बताया आप सभी को। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। इसमें पूछा गया है कि इन ओएसआई मॉडल नेटवर्क लेयर इज, ओएसआई मॉडल में नेटवर्क लेयर है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि नेटवर्क लेयर मतलब जो है वह कहाँ आता है, इसका स्थान क्या है। तो ऑप्शन ए में है द टॉप मोस्ट लेयर। उसके बाद बोला गया है कि जस्ट अबव द ट्रांसपोर्ट लेयर, और जस्ट अबव द फिजिकल लेयर, या जस्ट अबव द डाटा लिंक लेयर। यानी कि डाटा लिंक लेयर से ऊपर होता है, या फिजिकल लेयर से ऊपर होता है, अथवा ट्रांसपोर्ट लेयर से ऊपर होता है, या सबसे ऊपर होता है। तो देख लीजिए, ऐसा मैंने बताया था पी डी एन टी एस पी ए। और यह क्या होता है, इस क्रम में बढ़ता है। सबसे नीचे लेयर फिजिकल होता है, इस क्रम में बढ़ता है। तो जस्ट तो इसमें देखेंगे कि नेटवर्क लेयर कहाँ है, तो एन से नेटवर्क लेयर होता है। और यह किससे ऊपर है, तो डी से ऊपर है, यानी कि जस्ट अबव द डाटा लिंक लेयर। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, जस्ट अबव द डाटा लिंक लेयर। ठीक है, फिर नेटवर्क लेयर के ऊपर कौन सा होता है, तो ट्रांसपोर्ट होता है। ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर कौन सा होता है, सेशन लेयर होता है। सेशन लेयर के ऊपर कौन सा हो जाएगा, प्रेजेंटेशन लेयर होता है। और प्रेजेंटेशन लेयर के ऊपर कौन सा होता है, तो एप्लीकेशन लेयर होता है। और सबसे ऊपर कौन सा होता है, तो यही एप्लीकेशन लेयर होता है। और सबसे नीचे जो होता है वह फिजिकल लेयर होता है। इस चीज को याद रखिएगा आप सभी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। Open System Interconnection OSI model was an effort to open system interconnection model किसका प्रयास है, आपसे पूछा गया है। तो इसमें ऑप्शन ए है स्टैंडर्डाइज नेटवर्किंग है, बी है प्रोवाइड इंटरनेट कनेक्टिविटी, प्रोवाइड ईमेल्स, और डी ऑप्शन है स्टैंडर्डाइज बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन। तो देखिए ओएसआई मॉडल जो है वह नेटवर्किंग क्षेत्र है, नेटवर्किंग में कार्य आता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब तो ये हो जाएगा। और यह इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं प्रदान करता है, ना ही यह ईमेल से संबंधित है, और ना ही यह बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन का स्टैंडर्डाइजेशन करता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ये स्टैंडर्डाइज नेटवर्क। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। आशा करता हूँ कि मैंने जो अभी ओएसआई मॉडल पढ़ाया है इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा तो अब आप करने के लिए तैयार हैं। अगला प्रश्न है, ए सेंट्रल कंट्रोलर और ए हब इज ए फीचर ऑफ, एक केंद्रीय नियंत्रण या हब की एक विशेषता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है स्टार टोपोलॉजी, बी में दिया हुआ है मेश टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी। तो देखिए बस टोपोलॉजी जो होता है, ठीक है, इसके अंतर्गत क्या होता है कि मान लीजिए ये एक नेटवर्क है, ये इससे इस प्रकार से जुड़ा हुआ होता है, एक सीरीज में जुड़ा हुआ होता है, तो यह बस टोपोलॉजी होता है। रिंग टोपोलॉजी क्या होता है कि एक ये मेन कोई हब है, फिर ये है, फिर ये ऐसा है, एक सर्कुलर फॉर्म में एक दूसरे से ऐसे जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो ये रिंग टोपोलॉजी हो जाता है। मेश टोपोलॉजी क्या होता है, सबसे हायर कनेक्टिविटी मेश टोपोलॉजी में होता है और सबसे ज्यादा, इस चीज को याद रखेंगे। मेश टोपोलॉजी में क्या होता है कि एक जो ये सिस्टम होता है, एक हब नहीं होता है, इसमें कई हब होता है। जैसे ये इससे भी जुड़ा हुआ होगा, ये इससे भी जुड़ेगा, ये इससे भी जुड़ेगा, और इससे ये जुड़ेगा, फिर इससे भी ये जुड़ेगा, इससे भी ये जुड़ेगा। मतलब कहने का तात्पर्य है कि इंटरकनेक्शन इसमें होता है, सभी एक दूसरे से, एक दूसरे के माध्यम से जुड़े हुए होते हैं। तो ये हो जाता है आपका मेश टोपोलॉजी। ठीक है, रिंग टोपोलॉजी मैंने बता दिया कि एक सर्कुलर फॉर्म में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और बस टोपोलॉजी में होता है कि ये एक दूसरे से सीरीज के रूप में
जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एक कनेक्शन इसका कट गया तो इधर का जितना भी इधर का कनेक्शन है वो कोई भी कार्य नहीं करेगा। लेकिन मेश टोपोलॉजी में ऐसा नहीं होता है। मान लीजिए इसके बीच का जो ये कनेक्शन है ये कट गया, ठीक है, लेकिन इससे तो जुड़ा हुआ है तो ये इसको इंटरनेट प्रोवाइड करेगा, अथवा इसके माध्यम से ये नेटवर्क इसको प्रोवाइड करेगा। तो मेश टोपोलॉजी सबसे ज्यादा मतलब कार्य में अभी आती है। और यह मेट्रोपॉलिटन कहा जाता है, मतलब शहरी क्षेत्रों में अधिकतर इसका प्रयोग किया जाता है। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, स्टार जैसे कि इस प्रकार के स्टार बनता है और एक सेंटर होता है। तो इसमें जो होता है एक सेंट्रल कंट्रोलर और हब का फीचर होता है। मतलब आपसे पूछ लिया जाए कि एक केंद्रीय नियंत्रण या हब किसकी विशेषता है, तो वह होता है स्टार टोपोलॉजी का, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि दी टोपोलॉजी इन विच द ends ऑफ द नेटवर्क वायर्स आर कनेक्टेड टू टर्मिनेटर्स इज। वह टोपोलॉजी जिसमें नेटवर्क तारों के सिरे टर्मिनेटर से जुड़े होते हैं। तो मैंने इसमें अभी एक्सप्लेन किया कि एक टर्मिनल का दूसरे टर्मिनल से एक सिरे से दूसरे सिरे में जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो यह बस टोपोलॉजी मैंने बताया था कि यह बस टोपोलॉजी होता है। तो बस यही इस प्रश्न का भी सही जवाब हो जाएगा कि वह टोपोलॉजी जिसमें नेटवर्क तारों के सिरे टर्मिनेटर से जुड़े होते हैं वो इस प्रकार से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। यहाँ भी जुड़ेगा तो इससे एक ऐसे जुड़ा हुआ रहता है, इससे ऐसे जुड़े हुए रहेंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी बस टोपोलॉजी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। इसमें पूछा गया है आपसे कि दी टेक्नोलॉजी दैट अलाउज ए फोन कॉल्स टू बी राउटेड ओवर नेटवर्क वायर्स इज। वह तकनीक जो फोन कॉल को नेटवर्क तारों पर रूट करने की अनुमति देती है वह है। तो ऑप्शन फर्स्ट है वीओआईपी, सेकेंड ऑप्शन है टेली कॉन्फ्रेंसिंग, थर्ड ऑप्शन है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, और डी और लास्ट ऑप्शन जो है फास्ट इथरनेट। तो देखिए वीओआईपी का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। और यह इस प्रश्न का सही जवाब होगा। वह जो फोन कॉल में हम लोग तकनीक नेटवर्क तारों का जो रूट मतलब उसकी अनुमति जो मिलती है, जो हम लोग फोन कॉल का प्रयोग करते हैं उसमें हम लोग इसी नेटवर्क का इसी प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं वीओआईपी। इसका फुल फॉर्म होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। देखिए वैसे तो मैं अपने क्लास में आप सभी से ऐसा कुछ ज़्यादा कहता नहीं हूँ कि मेरे चैनल सब्सक्राइब करें या ये। कुछ स्टूडेंट्स मेरे कहते भी हैं कि आप क्लास में कभी नहीं बोलते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अथवा शेयर करें। ऐसा बार बार नहीं बोलते हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है बार बार बोलना। लेकिन अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो आप सभी से आग्रह है कि आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और आशा मैं करता हूँ कि आपको मेरी क्लास से जरूर कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर मिल ही रही होगी। और आप सभी सब्सक्राइब करते हैं और शेयर करते हैं तो मेरा भी मनोबल थोड़ा ऊंचा होता है, जिससे मुझे अगला क्लास की तैयारी करने में थोड़ा मन लगता है और मुझे मोटिवेशन प्राप्त होता है। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, और जो हो सके आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं, चाहे जिस रूप में कीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया है जिसमें है इन विच ऑफ द फॉलोइंग मोड each packet of a message need to follow the same path from a sender to receiver। ठीक है, इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस मोड में संदेश के प्रत्येक पैकेट को प्रेषक से रिसीवर तक समान पथ का अनुसरण करने की आवश्यकता होती है। तो इसमें क्या होता है कि कभी भी देखिए कभी भी जो इंफॉर्मेशन पहुंचाया जाता है एक जगह से दूसरे जगह मैसेज को, तो वह एक पैकेट के रूप में पहुंचाया जाता है। और उस पैकेट को सही जगह पर पहुंचाने का जो कार्य करता है, जैसे कि हम लोग पोस्ट ऑफिस में लेटर लिखते हैं तो वहाँ पे हम लोग प्रेषक का नाम देते हैं और सेंडर का भी नाम देते हैं कि सेंडर ये है और प्रेषक मतलब यहाँ तक हमको पहुंचाना है, और उसका फुल एड्रेस और पिन कोड दिया हुआ रहता है। तो उससे क्या होता है कि वह चिट्ठी या पार्सल उसके यहाँ तक सही जगह पर पहुंचता है। उसी प्रकार से इंटरनेट में क्या होता है कि ये मान लीजिए एक मैसेज है और इस मैसेज को यहाँ तक पहुंचाना है, ठीक है।
लेकिन बीच में बहुत सारे रिसीवर होते हैं, बहुत सारे रिसीवर होते हैं, परंतु हमें ये इस न्यूज को, इस इंफॉर्मेशन को यहाँ तक पहुंचाना है, इसके पास तक पहुंचाना है। तो कैसे पहुंचाएंगे? तो इसी के कार्य में आता है आईपी, जिसको हम लोग कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, और एक नेटवर्क सिस्टम होता है जिसमें सर्किट स्विचिंग होता है, मैसेजिंग स्विचिंग होता है, ठीक है, और डाटाग्राम होता है। तो उसके माध्यम से, और जो हम लोग HTTP कर कर जो लिखा हुआ रहता है, वेब एड्रेस होता है, उस एड्रेस के माध्यम से ही जो पैकेट होता है सबके पास से गुजरता है, ठीक है। लेकिन जो सही इंफॉर्मेशन है वह लास्ट में इसके पास तक पहुंचता है, जिसके पास भेजना रहता है, ठीक है। तो वह आईपी एड्रेस होता है, आईपी सॉरी, यहाँ इंटरनेट प्रोटोकॉल मैंने कह दिया था, प्रोटोकॉल दूसरी चीज है जो कि सुरक्षा से संबंधित है। और आईपी एड्रेस जो होता है, आईपी एड्रेस जो होता है, इसके माध्यम से जो है मैसेज को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाया जाता है, और एग्जैक्ट जिसके पास भेजना होता है वहीं तक उस चीज को पहुंचता है। आशा करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे इस बात को। तो प्रत्येक पैकेट को प्रेषक से रिसीवर तक समान पथ का अनुसरण करने की आवश्यकता किसमें होती है, पूछा गया है प्रश्न में। तो सर्किट स्विचिंग में नहीं होती है, मैसेज स्विचिंग में ऐसा कोई बात नहीं है, और ये वर्चुअल अप्रोच टू पैकेट स्विचिंग में नहीं होगा। इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह ऑप्शन बी होगा, ठीक है, डाटाग्राम अप्रोच टू पैकेट। देखिए, मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, या अथवा मैं जो पढ़ाऊंगा, जो मैंने एक सब्जेक्टिव जीरो टू हीरो बैच भी शुरू किया था, अभी मैं उसमें थोड़ा समय नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन उसमें जब मैं पढ़ाऊंगा ये सब कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन से संबंधित और डिजिटाइजेशन से संबंधित, जिसमें कोहा की, लिप्सिस की और एवरग्रीन की, मतलब सभी तथ्यों की बात होगी, जहाँ पे वहाँ पे मैं सर्किट स्विचिंग क्या होता है, मैसेज स्विचिंग क्या होता है, एक दूसरे जगह से इंफॉर्मेशन कैसे पहुँचता है, ईमेल के बारे में भी पढ़ाऊंगा कि ईमेल को प्राप्त करने के लिए कौन कौन सा टूल होता है, जैसे सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, पीओपी होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है, एक और भी प्रोटोकॉल होता है। तो उसमें पीओपी का क्या कार्य है, एसएमटीपी का क्या कार्य है, तो मैं ईमेल को पढ़ने का कार्य कौन सा प्रोटोकॉल करता है, ईमेल को भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ऐसा जितना भी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है वो मैं, जो सब्जेक्टिव क्लास मेरी होगी, क्योंकि ये तो एमसीक्यू क्लास है, फिर भी मैं अधिक से अधिक एक्सप्लेन करता हूँ। तो जो मेरी सब्जेक्टिव क्लास होगी जिसमें मैं विस्तार से पढ़ाऊंगा, तो उसमें इस चीज़ों का बहुत बृहद स्तर पे मतलब मैं डिस्कशन करूंगा वहाँ पे, ठीक है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, डाटाग्राम अप्रोच टू पैकेट। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, जिसमें पूछा गया है कि व्हाट डज Z39.50 प्रोटोकॉल यूज फॉर। Z39.50 प्रोटोकॉल किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है, जिसके ऑप्शन है ए एसेसिंग वेबसाइट्स, बी ऑप्शन है सेंडिंग डाटा टू सर्वर, सी ऑप्शन है कनेक्टिंग टू स्विचिंग डिवाइसेस, और डी ऑप्शन है एसेसिंग बिब्लियोग्राफिक डाटाबेस। तो आप सभी भी बताइए कि Z39.50 प्रोटोकॉल जो है उसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो देखिए, इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह ऑप्शन डी हो जाएगा, एक्सेसिंग बिब्लियोग्राफिक डाटाबेस। एसेसिंग बिब्लियोग्राफिक डाटाबेस, बिब्लियोग्राफिक डाटाबेस जो होते हैं उसको एक्सेस करने के लिए हम लोग Z39.50 प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और यह जो प्रोटोकॉल है, इसका जो मेंटेनेंस करने का कार्य है वह होता है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस द्वारा। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस द्वारा जो है Z39.50 प्रोटोकॉल का मेंटेनेंस किया जाता है। इस चीज को भी आप सभी याद रखें, और इसका जो प्रयोग है वो होता है एसेसिंग बिब्लियोग्राफिक डाटाबेस के लिए। चलिए, ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है अरेंज द फॉलोइंग कोडिंग स्टैंडर्ड्स बाय द ईयर ऑफ देयर ओरिजिन। अब इसमें आप सभी को अरेंज करना है कि जो कोडिंग स्टैंडर्ड है वह किस ईयर में कौन सा आया था। जैसा कि मैं पहले भी बताता हूँ कि मैं जो भी ईयर लिखवाता हूँ कि इस साल में इसका इन्वेंट हुआ अथवा अस्तित्व में आया, और अ, कब मतलब इसकी रचना हुई, तो ईयर याद करने के लिए मैं इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि जो यूजीसी नेट के विद्यार्थी होंगे वो ये प्रश्न से
अवगत होंगे, क्योंकि अगर उन्होंने एक भी प्रैक्टिस सेट किया होगा तो उसमें कम से कम 5 से 10 प्रश्न ऐसे होते हैं जिसमें मूल वर्ष के अनुसार अरेंज करना रहता है, अथवा ऐसे सुमेलन करना रहता है, एक दूसरे से मिलान करना होता है। तो इस प्रश्न में ऐसा होता है कि जब तक इसमें आपको चारों तथ्य का जो ओरिजिन ईयर पता नहीं होगा तो फिर आपको कैसे इसको मतलब सजा पाइएगा, नहीं सजा पाएंगे। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि इन सब जो वर्ष मैं बताऊंगा उस सबको याद रखना है आपको। तो आस्की की बात करें तो आस्की 1963 में आया था। यूनिकोड की बात किया जाए तो यह 1988 में आया था, और इसे देने वाले का नाम था जो बेकर। जो बेकर ने यूनिकोड की रचना की थी, 1988 ईस्वी में आई थी। और ISCII की बात करें हम लोग तो ये जो है 1986 में आया था, 1986 से 88 के बीच में शायद आया था, ठीक है, जहाँ तक मुझे याद है। और EBCDIC जो है, EBCDIC वह 1963 में आया था, 1963-64 में आया था। अब इसमें ये क्या हो गया कि जो EBCDIC भी 1963-64 है और ASCII भी 1963 है। यहाँ पे आप देखिएगा डी और बी, तो इसमें कौन सा आगे होगा? तो यहाँ पे AD दिया हुआ है और DA दिया हुआ है, तो ये दोनों तो ऑप्शंस नहीं होंगे, बी और सी। ए और डी में देखेंगे तो इसमें आप सभी याद रखिएगा कि जो आस्की था वो पहले आया था, और बाद में जो था वह EDCDIC आया था। EDCDIC का मतलब होता है, फुल फॉर्म होता है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डिसिमल इंटरचेंज कोड। यहाँ लिख देता हूँ, इसको भी आप लोग याद रखेंगे, एक्सटेंडेड, तो इस चीज को याद रखेंगे। EBCDIC जो है इसका फुल फॉर्म होता है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डिसिमल इंटरचेंज कोड, ठीक है। तो पहले आया था ASCII, उसके बाद आया था EBCDIC, उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि ISCII आया था 1986 से 1988 तक, और उसके बाद यूनिकोड का जो बेकर द्वारा 1988 में हुआ था। तो इसका अरेंजमेंट जो होगा सही ADCB, ADCB इसका सही अरेंजमेंट है, और यह ऑप्शन ए में आप देख सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। ASCII का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, ASCII का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है, अमेरिकन। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न में पूछा गया है हु अमंग द फॉलोइंग इज रिलेटेड विथ यूनिकोड डेवलपमेंट। निम्नलिखित में से कौन यूनिकोड विकास से संबंधित है? तो अभी मैंने बताया था कि 1988 ईस्वी में जो बेकर ने किया था, तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न में पूछा गया है कि विच सर्च इंजन वाज एक्सक्लूसिवली मींट फॉर सर्चिंग साइंटिफिक इंफॉर्मेशन। कौन सा सर्च इंजन विशेष रूप से वैज्ञानिक जानकारी खोजने के लिए था? ए ऑप्शन है गूगल, बी ऑप्शन है अल्टा विस्टा, बी सी ऑप्शन है डॉगपाइल, और डी ऑप्शन है साइरस। तो इसमें आप सभी को बताना है कि विच सर्च इंजन, कौन सा सर्च इंजन है जो वैज्ञानिक जानकारी खोजने के लिए इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, साइरस जो है। साइरस। डॉगपाइल क्या है? तो डॉगपाइल एक मेटा डाटा है, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है, मेटा डाटा है। और गूगल क्या है? तो वह एक प्रकार का सर्च इंजन है, अल्टा विस्टा भी सर्च इंजन है, और साइरस भी सर्च इंजन है। लेकिन साइरस ऐसा सर्च इंजन है जिसमें वैज्ञानिक जानकारी खोजने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और साइरस जो है वह 2001 ईस्वी में आया था, और 2014 ईस्वी तक इसका प्रयोग हुआ, परंतु 2014 ईस्वी के बाद नो एग्जिस्टेंस। इसको याद रखिएगा, नो एग्जिस्टेंस, मतलब ये अब अस्तित्व में नहीं है साइरस जो है। और ये जो इसमें एक और प्रश्न बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मेटा डाटा है? तो उसमें ये सही जवाब हो जाता है डॉगपाइल। डॉगपाइल एक प्रकार का क्या है? मेटा डाटा है। साइरस क्या है? जिस सर्च इंजन है, परंतु इसमें वैज्ञानिक जानकारी खोजने के लिए है। 2001 में अस्तित्व में आया था, 2014 तक थी, और 2014 के बाद इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं। अगला प्रश्न करने से पहले आप सभी से पुनः अनुरोध है कि आप इस QR कोड के माध्यम से हमें कुछ सहयोग राशि के माध्यम से आप मदद भी कर सकते हैं। अगर आपको यह क्लास अच्छी लग रही है तो इस QR कोड को स्क्रीनशॉट लेकर उसके माध्यम से आप स्कैन करके, अथवा UPI ID
जो कि stilo.sami.tera@ybl है। इसके माध्यम से आप हमें कुछ सहयोग राशि दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, मल्टीप्लेक्सिंग इज यूज्ड इन, बहुसंकेतन का उपयोग इसमें किया जाता है। ऑप्शन ए है पैकेट स्विचिंग, बी है सर्किट स्विचिंग, डी है सी है डाटा स्विचिंग, अथवा यहाँ एक डी ऑप्शन लिख लीजिए, इसमें ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि इनमें से सभी में मल्टीप्लेक्सिंग का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है जो सर्किट स्विचिंग। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। मल्टीप्लेक्सिंग जो है वह सर्किट स्विचिंग में प्रयोग किया जाता है। और जैसा कि मैंने बताया है आप सभी को कि जितने भी स्विचिंग मेथड होता है उसको मैं एक अलग क्लास में, सब्जेक्टिव क्लास जो मैं कराऊंगा, उसमें सभी पैकेट स्विचिंग के बारे में, सर्किट स्विचिंग और डाटा स्विचिंग बारे में एक्सप्लेन करूंगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया है जिसमें ISCII का फुल फॉर्म पूछा गया है, जो कि मैंने पहले भी बताया था, इसके पहले प्रश्न में ही एक्सप्लेन किया था। तो आप सभी कमेंट के माध्यम से इसका प्रश्न का जवाब दीजिए। तो फर्स्ट ऑप्शन है इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। सेकंड ऑप्शन है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। थर्ड ऑप्शन है इंडियन स्मार्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। और डी ऑप्शन है इंटरनेशनल स्मार्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो इसमें आप सभी को बताना है कि इसकी का फुल फॉर्म क्या होता है ISCII का। तो ISCII जो होता है वह किस IS का प्रयोग करता है, इसको भी आप सभी याद रखेंगे। इसमें जो है इसकी में जो है IS 13194 का प्रयोग किया जाता है, इस चीज को याद रखेंगे। और इसकी जो था वो मैंने बताया है कि 1986 से 88 के बीच में आया था। और ASCII जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इस प्रश्न का सही जवाब जो है ऑप्शन ए ही हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, इंटरनेशनल तो होता नहीं है और इंटरनेशनल यहाँ भी नहीं होगा। इंडियन स्मार्ट कोड ऐसा कुछ नहीं है, इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज हो जाएगा। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न अब हम लोग करेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि द शेयरिंग ऑफ ए मीडियम एंड इट्स लिंक बाय टू और मोर डिवाइसेज इज कॉल्ड। दो या दो से अधिक उपकरणों द्वारा एक माध्यम और उसके लिंक को साझा करना क्या कहलाता है। तो प्रश्न है विच ऑफ द फ्लोइंग आर एम्बेडेड प्रोसेसर्स, यानी निम्नलिखित में से कौन सा एम्बेडेड प्रोसेसर है, ये आपको बताना है। और इसके ऑप्शंस हैं, इसके ऑप्शंस में फर्स्ट ऑप्शन है माइक्रो कंट्रोलर, बी ऑप्शन है डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर, सी है कोर टू एक्सट्रीम और डी है इंटेल जियो। तो इसमें से बताना है आपको कि इनमें से एम्बेडेड प्रोसेसर कौन कौन से हैं। तो देखिए एम्बेडेड प्रोसेसर जो है वह एक तो आपको माइक्रो कंट्रोलर हो गए, दूसरा जो है डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर। एक हो गया माइक्रो कंट्रोलर और दूसरा क्या हो गया डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर। ये दोनों जो है एम्बेडेड प्रोसेसर के एग्जांपल्स हैं। कोर टू एक्सट्रीम और इंटेल जियो ये एम्बेडेड प्रोसेसर्स के अंतर्गत नहीं आता है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह ए और बी आर करेक्ट हो जाएगा, जो कि आप ऑप्शन सॉरी यहाँ पे इंटेल जियोन जो होता है ये भी एम्बेडेड प्रोसेसर का ही एक रूप है। तो इस प्रश्न में जो है ए बी और डी माइक्रो कंट्रोलर, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर और इंटेल जियोन जो है यह तीनों ही एम्बेडेड प्रोसेसर का एक एग्जांपल्स है। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए बी डी आर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है अरेंज इन सीक्वेंस द फॉलोइंग स्टेप्स फॉलोड इन प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग में अनुसरण किए गए निम्नलिखित चरणों को क्रम में व्यवस्थित करना है। ए है प्रोग्रामिंग कोड, बी है प्रोग्रामिंग डॉक्यूमेंटेशन, सी है प्रोग्राम टेस्ट और डी है प्रोग्राम डिजाइन। तो इन चारों में से इन चारों प्रोग्रामिंग में जो है कि कौन कौन से स्टेप्स लिए जाते हैं उसको सीक्वेंस ऑर्डर में बैठाना है। तो देखिए किसी भी प्रोग्रामिंग में सर्वप्रथम तो हम लोग प्रोग्राम डिजाइन करते हैं, ये मूलभूत चीज है प्रोग्राम डिजाइन।
इसके पश्चात यानी कि ये 1 नंबर पे आ जाएगा। प्रोग्राम डिजाइन हो जाने के बाद हम लोग प्रोग्रामिंग का कोडिंग करते हैं, यानी प्रोग्राम कोड करते हैं, ये सेकंड स्थान पे आ जाएगा। उसके बाद प्रोग्राम कोड हो गया, तो कोड होने के बाद हम लोग उसका टेस्ट करेंगे, तो प्रोग्राम टेस्ट हो जाएगा। और लास्ट में हम लोग प्रोग्रामिंग डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। तो ये सही क्रम है। फर्स्ट में प्रोग्राम डिजाइन हो जाता है, सेकंड में प्रोग्रामिंग कोड हो जाएगा, थर्ड में प्रोग्राम टेस्ट हो जाएगा, और फोर्थ में प्रोग्रामिंग डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा। तो इसका जो सही क्रम होगा वह होगा D A C B, ये इसका सही क्रम है। तो हम लोग ऑप्शन में देखते हैं कि DACB कहाँ है। तो DACB आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में दिखाई देगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है, विच इज नॉट ए वेब ब्राउजर। निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है। ए ऑप्शन है गूगल क्रोम, बी है सोलारिस, सी है एप्पल सफारी, डी है माइक्रोसॉफ्ट एज। तो इसमें से बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर का एक प्रकार नहीं है। तो इसमें देखिए, जो गूगल क्रोम है वह भी एक प्रकार का वेब ब्राउजर है, एप्पल सफारी भी वेब ब्राउजर है, और माइक्रोसॉफ्ट एज भी वेब ब्राउजर है। माइक्रोसॉफ्ट एज की बात करें तो यह 2015 ईस्वी में आया था, और इसमें जो सोलारिस है वह क्या है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो कि 1963 ईस्वी में आई थी। तो यह यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह ऑप्शन बी सोलारिस हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है, उबुंटू इज प्राइमरीली। उबुंटू मुख्य रूप से क्या है, ये आपको बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बी ऑप्शन है ए वेब ब्राउजर, सी ऑप्शन है एन ऑपरेटिंग सिस्टम, और डी ऑप्शन है ए डाटाबेस। तो उबुंटू जो है वह एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, द पर्पस ऑफ द फिल इन द ब्लैंक्स है, प्रोटोकॉल इज टू प्रोवाइड ए बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन फैसिलिटी। तो कौन सा प्रोटोकॉल है जिसका उद्देश्य द्विदिशात्मक संचार सुविधा प्रदान करना है। तो ये जो है, इसमें जो ऑप्शन है वह है, ए ऑप्शन है एफटीपी, यानी ये होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बी ऑप्शन है टेलनेट, सी ऑप्शन है एसएमटीपी जो कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, और डी जो है Z39.50 है। तो इसमें जो है बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन जो होता है वह टेलनेट में होता है, और टेलनेट की स्थापना जो हुई थी वो 1969 ईस्वी में हुई थी। इस चीज को भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न में आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सर्च इंजन। इन निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन है वो आपको बताना है। इसमें आपको फर्स्ट ऑप्शन है इंटरनेट एक्सप्लोरर, बी ऑप्शन है मोजिला फायरफॉक्स, सी ऑप्शन है गूगल क्रोम, और डी ऑप्शन है गूगल स्कॉलर। तो इसमें जो सर्च इंजन है वह गूगल स्कॉलर जो है वह सर्च इंजन है। बाकी जो इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, या मोजिला फायरफॉक्स हो, या क्रोम हो, ये तीनों क्या है, ये तीनों ही वेब ब्राउजर है। ये तीनों ही वेब ब्राउजर है, जबकि गूगल स्कॉलर जो है सर्च इंजन है। और गूगल स्कॉलर में जितने भी हम लोग इंग्लिश कर रहे होंगे, जो स्टूडेंट, उनको पता होगा, जो हम लोग पीरियोडिकल छपवाते हैं या आर्टिकल लिखते हैं, तो हम लोग गूगल स्कॉलर के माध्यम से उसमें बहुत सारे आर्टिकल सर्च करके अपने टॉपिक्स को वहां से पढ़ सकते हैं। और गूगल स्कॉलर जो है वह नवंबर 2004 ईस्वी में आई थी। इस चीज को भी आप सभी याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, जिसमें पूछा गया है आपसे कि द एक्सप्रेशन ऑफ RDBMS इज, यानी RDBMS का आपको यहाँ पे फुल फॉर्म बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है रिसर्च डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, सेकंड ऑप्शन है रेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, सी ऑप्शन है रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और डी ऑप्शन है रेफरेंस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसमें आप सभी को बताना है
कि आर डी बी एम एस का जो फुल फॉर्म क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे जो कि है, द नेटवर्क टोपोलॉजी इन विच नोड्स आर कनेक्टेड टू ए सेंट्रल हब इज नोन एज। नेटवर्क टोपोलॉजी जिसमें नोड्स एक केंद्रीय हब से जुड़े होते हैं तो किस रूप में जाना जाता है। तो इस चीज को मैंने पहले भी आप सभी को बताया है कि स्टार टोपोलॉजी जो होता है, स्टार टोपोलॉजी में एक केंद्रीय हब होता है और उसी से सभी नेटवर्क जुड़े हुए होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि FDDI तो FDDI क्या है। तो इसमें आपसे पूछा गया है FDDI के बारे में, और FDDI जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस, डाटा इंटरफेस। तो ये इसका फुल फॉर्म होता है फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस। और FDDI एक प्रकार का क्या है आपसे पूछा गया है। तो इसमें ऑप्शन है बस नेटवर्क, रिंग नेटवर्क, मेश नेटवर्क या स्टार नेटवर्क। तो FDDI जो है वह एक प्रकार का रिंग नेटवर्क होता है। इस चीज को भी आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे जो कि है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपोनेंट ऑफ हाइपरटेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा हाइपरटेक्स्ट का एक घटक है। तो इसमें ऑप्शन है ए ऑडियो, बी टेक्स्ट, सी वीडियो और डी ऑप्शन है ऑडियो वीडियो। तो इसमें जो हाइपर टेक्स्ट से ही इसमें एक टेक्स्ट आ रहा है तो यह टेक्स्ट से संबंधित होता है, और इस तरह से इस प्रश्न का जो सही जवाब है ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हु इनंसिएटेड द टर्म हाइपरटेक्स्ट। हाइपरटेक्स्ट शब्द का प्रतिपादन किसने किया है। ए ऑप्शन है ई गारफील्ड, बी ऑप्शन है राज रेड्डी, सी ऑप्शन है टेड नेल्सन और डी ऑप्शन है बिल गेट्स। तो हाइपरटेक्स्ट जो टर्म है उसको टेड नेल्सन ने दिया था, और यह इसे 1963 ईस्वी में दिया था। और पूर्णतः रूप से जो हाइपरटेक्स्ट है और हाइपर मीडिया एक है, तो हाइपर मीडिया जो था वह 1965 ईस्वी में दिया गया था। इस चीज को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बीइंग क्या है। तो ए ऑप्शन में है वेब ब्राउजर, बी ऑप्शन है इंटरनेट ब्राउजर, सी ऑप्शन है मेटा सर्च इंजन और डी ऑप्शन है सर्च इंजन। तो बिंग क्या है। तो बिंग एक प्रकार का सर्च इंजन होता है जो कि 2009 ईस्वी में आया था। वो याद रखिएगा आप सभी। तो इस तरह से ये प्रश्न का जवाब हो गया सर्च इंजन, बिंग सर्च इंजन है। और मेटा सर्च इंजन होता है डॉगपाइल, ठीक है। मेटा डाटा के रूप में मेटा डाटा के रूप में हम लोग डॉगपाइल को जानते हैं। अगला प्रश्न है, द टर्म साइबर स्पेस वाज फर्स्ट यूज बाई। साइबर स्पेस शब्द प्रथम बार कौन दिया था। तो ए ऑप्शन है एंड्रयू पोलक, बी ऑप्शन है विलियम गिब्सन, सी ऑप्शन है जॉन पोस्टल और डी ऑप्शन है जोई फ्लावर। तो जो साइबर स्पेस शब्द है उसको सर्वप्रथम यूज जो किए गए थे वह विलियम गिब्सन के द्वारा यूज किया गया था। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, अरेंज द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल अकॉर्डिंग टू देयर डेवलपमेंट। उनके विकास के अनुसार कालानुक्रमिक रूप से निम्नलिखित को व्यवस्थित करना है कि कौन सा पहले आया था और कौन सा बाद में। तो देखिए सर्वप्रथम तो वैक्यूम ट्यूब है, माइक्रोचिप है, माइक्रोचिप है और ट्रांजिस्टर है और इंटीग्रेटेड सर्किट है। तो देखिए जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का था उसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था, ये आप सभी को पता होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ए एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, ए ऑप्शन में। तो इस तरह से ए सही उत्तर हो जाएगा। सेकंड है सी। तो देखिए ट्रांजिस्टर जो था वह सेकंड जनरेशन में यूज हुआ था। ट्रांजिस्टर क्या है, सेकंड जनरेशन में यूज किया गया था। थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया था। और फोर्थ जनरेशन में हम लोगों ने माइक्रोचिप का प्रयोग किया गया है फोर्थ जनरेशन में। और फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। तो इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है कि थर्ड जनरेशन में किस चीज का प्रयोग किया जाता है, और ये चारों ऑप्शन दिए रहते हैं कि ट्रांजिस्टर, माइक्रोचिप अथवा
इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इस चीज को भी आप सभी याद रखेंगे और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे जो कि है अरेंज द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल एज पर देयर डेवलपमेंट। यहाँ पे डेवलपमेंट के अनुसार पूछा गया है कि सर्वप्रथम किसका डेवलपमेंट हुआ था। तो ए ऑप्शन है पंच कार्ड, बी ऑप्शन है ऑप्टिकल डिस्क, सी ऑप्शन है मैग्नेटिक डिस्क और डी है ऑप्शन है फ्लॉपी डिस्क। तो देखिए सर्वप्रथम हम लोग पंच कार्ड का नाम सुने होंगे। तो कंप्यूटर जब शुरू शुरू में आया था तो इसके जो स्टोरेज के रूप में हम लोग पंच कार्ड का प्रयोग करते थे। फिर जब सेकेंड जनरेशन आने लगा तो हम लोगों ने मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग किया। उसके बाद हम लोगों ने फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग किया, जो कि एक प्रकार का कैसेट टाइप का होता था। तो ये फ्लॉपी डिस्क का हम लोगों ने प्रयोग किया और अभी जो ऑप्टिकल डिस्क जिसमें रे का प्रयोग किया जाता है, रे का प्रयोग किया जाता है स्टोरेज के लिए, तो ये अभी हम लोग वर्तमान में फोर्थ या फोर्थ जनरेशन में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो इसका सही अरेंजमेंट हो गया सर्वप्रथम ए, उसके बाद सी और फिर डी और बी। तो ए सी डी बी ऑप्शन ए में है और इस तरह से यह प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न में पूछा गया है आपसे कि सिलेक्ट द राइट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेज अकॉर्डिंग टू देयर स्टोरेज कैपेसिटी इन डिसेंडिंग ऑर्डर। और वही क्रम में उनकी भंडारण क्षमता के अनुसार निम्नलिखित उपकरणों के सही अनुक्रम का चयन करें। ये ऑप्शन में दिया गया है सीडी, डीवीडी, फ्लॉपी डिस्क, पंच कार्ड। तो देखिए पंच कार्ड जो था सर्वप्रथम तो आया था, परंतु इसका जो स्टोरेज था सबसे कम था। बहुत कम स्टोरेज होता था, 1 MB, 5 MB, 10 MB ऐसे स्टोरेज हुआ करता था। तो पंच कार्ड तो सबसे लास्ट में जाएगा, ये तो बात सही है। तो ये दोनों ऑप्शन में लास्ट में दिया हुआ है, जबकि सीडी, डीवीडी और फ्लॉपी डिस्क की इससे ज़्यादा स्टोरेज हुआ करती थी। तो सी और डी ऑप्शन तो आंसर में नहीं होगा। और देखेंगे कि सीडी और डीवीडी यहाँ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो सीडी का स्टोरेज जो होता था वो कम होता था और डीवीडी का जो स्टोरेज होता था वह ज़्यादा होता था। तो डीवीडी इस हिसाब से पहले आएगा, तो पहले डीवीडी हो जाएगी फिर सीडी हो जाएगी। सीडी जैसे आप मूवी चलाते होंगे पहले के, तो एक सीडी आता था जिसमें पार्ट 1 पार्ट 2 करके 2 सीडी और एक ही मूवी रहता था। लेकिन उसके बाद डीवीडी का प्रचलन आया था और डीवीडी में एक कैसेट में ही कम से कम 4-5 मूवीज हुआ करते थे, यानी कि इसकी क्षमता ज़्यादा होती थी। तो पहले डीवीडी की क्षमता ज़्यादा है, फिर सीडी की, उससे भी सीडी से भी कम फ्लॉपी डिस्क की है और उससे भी कम पंच कार्ड की। तो देखिए पहले पंच कार्ड आया था, फिर फ्लॉपी डिस्क आया था और फिर सीडी आया और बाद में डीवीडी आया। और अब तो पेन ड्राइव वगैरह चल रही है, डीवीडी का भी जमाना खत्म हो गया। तो लेकिन इस प्रश्न के हिसाब से इस प्रश्न का जो सही जवाब है ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं जिसमें पूछा गया है गूगल अर्थ इज। तो गूगल अर्थ के बारे में पहले जानते हैं कि गूगल अर्थ का जो इस्टेब्लिशमेंट उद्भव कब हुआ था। तो यह 2001 ईस्वी में हुआ था। गूगल अर्थ का उद्भव कब हुआ था? 2001 ईस्वी में। और पूछा गया है कि गूगल अर्थ क्या है? वेब इमेज है, सर्च इंजन है, वेब मैप है अथवा वर्चुअल ग्लोब है। तो देखिए गूगल अर्थ जो है वह एक प्रकार का वर्चुअल ग्लोब है। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। और यह वर्चुअल ग्लोब है, ना कि वेब इमेज या सर्च इंजन तो बिल्कुल ही नहीं है और वेब मैप सर्च भी नहीं है। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए मेटा सर्च इंजन। ठीक है, प्रश्न है विच प्रोटोकॉल हेल्प्स इन सर्चिंग एंड रिट्रीविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिमोट कंप्यूटर डेटाबेस। कौन सा प्रोटोकॉल दूरस्थ कंप्यूटर डेटाबेस से जानकारी खोजने और पुनर्प्राप्त करने में मदद करता है? ऑप्शन ए है दिया हुआ है SMTP, बी ऑप्शन है Z39.50, सी ऑप्शन है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल FTP और डी ऑप्शन है टेलनेट। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा जो प्रोटोकॉल है वह दूरस्थ कंप्यूटर डेटाबेस को खोजने और पुनर्प्राप्ति में यूज किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह हो जाएगा Z39.50। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है ए राउटर, एक राउटर क्या होता है? तो ए ऑप्शन में दिया है फॉरवर्ड डाटा पैकेट्स बिटवीन टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क।
बी ऑप्शन है रिसीव ए सिग्नल एंड रीट्रांजिट इट एट हायर लेवल, ये नहीं होगा। हेल्प इन इंटरफेसिंग विथ अनदर नेटवर्क, इसेंशियल ट्रांसलेट्स प्रोटोकॉल। इस प्रश्न का सही जवाब ए में दिया हुआ है। राउटर का जो कार्य होता है वह होता है कि डाटा पैकेट को टेली कम्युनिकेशन करना होता है, एक नेटवर्क को बैठाना होता है, और राउटर का कार्य होता है यानी कि फॉरवर्ड डाटा पैकेट्स बिटवीन टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क के बीच में डाटा को फॉरवर्ड करने का कार्य एक राउटर का होता है। इस हिसाब से इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया है विभिस्मो। विभिस्मो ए मेटा सर्च इंजन वाज फाउंडेड बाय। विभिस्मो का जो उद्भव हुआ था वह 2000 ईस्वी में हुआ था, और वह यह एक मेटा सर्च इंजन है। और यह किसके द्वारा स्थापित किया गया था, आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी, बी ऑप्शन है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, सी ऑप्शन है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, और डी ऑप्शन है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो इस प्रश्न का आप लोग भी जवाब दीजिए, और इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह ऑप्शन ए हो जाएगा, कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी। कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी द्वारा विभिस्मो का निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न है, अरेंज द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ नेटवर्किंग ऑफ ओएसआई मॉडल इन द सीक्वेंस ऑफ देयर फंक्शनिंग। इसके फंक्शनिंग के अनुसार इसे सजाना है ओएसआई मॉडल को। और मैंने जहाँ तक है ओएसआई मॉडल को बहुत अच्छे से पढ़ाया हूँ। तो इसका मैंने एक बताया था PDNTSPA फुल फॉर्म होता है। पहले फिजिकल लेयर होता है, फिर डाटा लिंक लेयर, फिर नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, ए से सेशन लेयर होता है, पी से प्रेजेंटेशन लेयर होता है, और ए से एप्लीकेशन लेयर होता है। तो आशा करता हूँ कि ये सभी चीज़ें आपने याद किया होगा। तो इसको एक के लिंक के अनुसार सजाना है। तो देखिए, यहाँ तो फिजिकल लेयर हो गया, फिर डाटा लिंक लेयर हो गया, यानी कि पहले फिजिकल लेयर आ जाएगा, फिर डाटा लिंक लेयर आ जाएगा दो। इससे भी आप लोग सजा सकते हैं कि पी के बाद डी होगा, फिर एन होगा फिर थर्ड में, उसके बाद टी होगा फोर्थ में, और उसके बाद भी दिया रहता है अगर SPA, तो इसे हम लोग सजा सजाते हैं। ठीक है, तो इस अनुसार से इस प्रश्न को हो जाएगा BDAC। BDAC हम लोग देखेंगे कहाँ है। तो BDAC आप ऑप्शन डी में देख सकते हैं, दिया हुआ है। इस हिसाब से इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। देखिए, ये जो दिया हुआ है आरोही क्रम में सजानी है, और एक्साबाइट, पेटाबाइट, डेटाबाइट, योटाबाइट, ये चारों ही स्टोरेज की गणना करने की करते हैं। जैसे कि 1024 MB बराबर 1 GB होती है, या आप 1024 KB बराबर 1 MB होती है। इस प्रकार से आप लोगों ने पढ़ा होगा स्टोरेज। तो इसमें पूछा गया है कि असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ना है, यानी आरोही क्रम में, यानी कि इन चारों में से जो सबसे कम स्टोरेज की क्षमता है, फिर ज़्यादा, फिर उसकी से ज़्यादा कौन सी इकाई है, ये बताना है। तो देखिए, सबसे कम होता है पेटा। ठीक है, इसमें इस प्रश्न के अनुसार, ठीक है, पेटा, उसके बाद एक्सा, पेटा के बाद एक्सा, और जेटा होता है, उसके बाद योटा होता है। ठीक है, इस चीज को आप लोग याद रखेंगे, ऐसा प्रश्न में पूछा जाता है। कैसे याद रखेंगे, PEZY, पेजी, PEZY। ठीक है, पेक्सा एक्सा, पेटा एक्सा, पेटा एक्सा, पेटा एक्सा, जेटा योटा, पेटा एक्सा जेटा योटा, यानी PEZY, PEPG, PZY। ठीक है, इस तरह से याद रखिएगा। तो इसमें पहले आ जाएगा BA, उसके बाद C और D। BACD आपको ऑप्शन बी में देखने को मिलता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर प्रश्न है, फॉर फास्टर कम्युनिकेशन ऑफ डाटा इज यूज, यानी डाटा के तेजी से संचार के लिए हम किस चीज का उपयोग करते हैं। तो ए ऑप्शन है माइक्रोवेव ट्रांसमिशन, बी है ऑप्टिकल फाइबर, सी है कोएक्सियल केबल, और डी है फ्री ट्रांसमिशन। देखिए, कोएक्सियल केबल क्या होता है कि एक केबल होता है, उसके अंदर बहुत सारे छोटे 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 वायर होते हैं। जैसे टेलीफोन वायर आप देख सकते हैं, उसके अंदर बहुत पतले पतले वायर होते थे, और उसको जोड़ा जाता था। और ये जो है उतना फास्टर नहीं हुआ करता था। लेकिन अभी के ज़माने में जो हम लोग 4G नेटवर्क या 5G नेटवर्क का प्रयोग करते हैं, तो ये हम लोग ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा उपयोग करते हैं।
और यह अभी के समय में सबसे ज़्यादा तेजी से डाटा संचार के लिए उपयोग किया जाता है। और ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है कि एक सिलेंड्रिकल इस तरह से बनाया हुआ रहता है शेप का, और इसके अंदर रे ट्रांसफर होता है, ठीक है। रे के द्वारा जो डाटा ट्रांसफर होता है वो बहुत ही तीव्र गति से होती है। तो अभी के समय में ऑप्टिकल फाइबर सबसे तेजी से संचार का एक माध्यम है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न। तो ये हम लोग का लास्ट प्रश्न था इस क्लास का। थैंक यू फॉर वाचिंग। और कॉम्पिटिटिव क्लास फॉर लाइब्रेरी साइंस को प्यार देने के लिए बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद है। और आप इस क्यूआर कोड के माध्यम से आप हमें कुछ भी जो आपको बन पड़े सहायता राशि उपलब्ध करा सकते हैं, ताकि इसके आपकी सहायता राशि के द्वारा कुछ इक्विपमेंट्स, नए नए इक्विपमेंट्स लिया जाए, ताकि आपको और भी बेहतर तरीके से इस क्लास को आपके सामने प्रेजेंट किया जाए। ठीक है, उसके लिए ये सहायता राशि आपसे मांगी जाती है। हालांकि ये आपके ऊपर निर्भर करता है, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इस लिंक के माध्यम से, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होता है, और अथवा क्यूआर कोड के माध्यम से जुड़ सकते हैं। उसमें आपको लाइब्रेरी साइंस से संबंधित बहुत सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। और पर्सनली अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो अथवा कोई सुझाव हो, तो 7991102709 पे मैसेज करके व्हाट्सएप के द्वारा आप हमें सुझाव दे सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आज के क्लास में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।